हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया अध्याय प्रारंभ करेंगे वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति। हड़प्पा सभ्यता के अंतिम चरण में अथवा उसके विनाश के बाद भारत में एक अन्य सभ्यता एवं संस्कृति का विकास हुआ जिसे वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इस वैदिक सभ्यता के जो निर्माता थे वो थे आर्य। ठीक है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है, संस्कृत भाषा का शब्द है, इसका शाब्दिक अर्थ है सुसंस्कृत, कुलीन अथवा श्रेष्ठ। इसकी परिभाषा देते हुए लिखा गया है कि जो पर्याप्त रूपेण कर्तव्यों का आचरण करता हो और जो ना करने योग्य कार्य हैं उनका निषेध रखता है तथा अपने स्वाभाविक चरित्र में निष्ठा रखता है, वह आर्य है। कुछ विद्वान मानते हैं कि शायद भारत के मूल निवासियों के विरुद्ध अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए भारत में प्रवेश करने वाले जो नव आगंतुक थे उन्होंने अपने आप के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया था और भारत के जो मूल निवासी थे जो हार गए थे इनसे, उनके लिए उन्होंने दस्यु अथवा दास शब्द का प्रयोग किया था। तो यह जो शब्द था यह किसी जाति का सूचक या प्रजाति का सूचक नहीं था, अपितु आर्य शब्द भाषा सूचक शब्द माना जाता है। इन्हीं के द्वारा वैदिक साहित्य की रचना की गई थी, वेदों का निर्माण किया गया था। वैदिक शब्द जो है वो वेद से बना है और वेद का अर्थ होता है ज्ञान। वेदों की जो रचना काल है उसके संदर्भ में भी इतिहासकारों में मतभेद है, क्योंकि हम वेदों के आधार पर ही अपनी वैदिक सभ्यता का अध्ययन करते हैं। संपूर्ण वैदिक सभ्यता का अध्ययन करने का जो स्रोत है, एकमात्र स्रोत, वो हमारे साहित्यिक स्रोत हैं, वैदिक संहिता। उसके आधार पर हम इसका अध्ययन करते हैं। जो मैक्स मूलर हैं वो कहते हैं कि ऋग्वेद की रचना लगभग 1000 ईसा पूर्व में हुई थी, जबकि बाल गंगाधर तिलक इसको 4000 ईसा पूर्व मानते हैं। लेकिन अधिकांश विद्वान यह मानते हैं कि लगभग 1300 ईसा पूर्व या 1500 से 1300 ईसा पूर्व के बीच में ऋग्वेद की रचना की गई थी। और संपूर्ण अगर हम वैदिक साहित्य को देखें तो 15 ईसा से ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व के मध्य संपूर्ण वैदिक साहित्य की रचना की गई थी, यानी कि 1500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व के बीच वैदिक साहित्य का सृजन किया गया था। अगला आता है वैदिक काल। वैदिक संस्कृति को या वैदिक संस्कृति है इसको अध्ययन की दृष्टि से दो कालों में, दो जो भाग हैं उसमें विभाजित किया जा सकता है। पहला आता है ऋग्वैदिक काल, यानी ऋग्वेद के आधार पर इसका पूरा अध्ययन किया जाता है। इसको पूर्व वैदिक काल के नाम से भी जाना जाता है और इसका जो समय है वो है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। ठीक है बच्चों। और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। इस समय में बाकी के 3 वेदों और अन्य सभी वैदिक संहिता के ग्रंथों की रचना की गई थी, जिसमें आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, ब्राह्मण साहित्य, उन सभी की इसमें रचना की गई थी। और इसका पीरियड है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ठीक है, तो इस प्रकार से 2 भागों में इस काल को बांटा जाता है। अब आता है कि भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ और कैसे प्रचार प्रसार किया गया था। आर्यों का भारत में आगमन एवं प्रसार।
ऋग्वेद से विदित होता है कि आर्य सर्वप्रथम अफगानिस्तान और पंजाब में बसे थे। अफगानिस्तान और पंजाब यानी भारत में ये दो क्षेत्र थे जहाँ सबसे पहले आर्य बसे थे। ठीक है, ये किससे मालूम पड़ता है हमें? ऋग्वेद से इसकी जानकारी मिलती है, क्योंकि इस ग्रंथ में काबुल, स्वात, कुर्रम, गोमल आदि नदियों का वर्णन मिलता है। और ये नदियाँ कहाँ पर हैं? अफगानिस्तान की नदियाँ हैं। और इसी तरह पंजाब की नदियाँ वितस्ता, तो मैं आपको अफगानिस्तान की नदियाँ बता देती हूँ जिनका वर्णन मिलता है इसके अंतर्गत। काबुल, स्वात, कुर्रम और गोमल, ये है अफगानिस्तान की। पंजाब की नदियाँ हैं वितस्ता, झेलम, वितस्ता को ही झेलम कहा जाता है। और अस्किनी, परुष्णी, बिपाशा, बिपाशा यानी कि व्यास, सतुद्री यानी सतलज, ओके, और सिंधु तथा सरस्वती, सिंधु और सरस्वती। ठीक है, ये 7 नदियों का उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है। तो पंजाब से आगे बढ़ने पर आर्यों को राजस्थान के पश्चिमी उत्तर भाग में अनार्य जातियों से संघर्ष करना पड़ा, और सरस्वती नदी का जो भाग था, आसपास का भाग, उस पर अधिकार करने के पश्चात इस प्रदेश को आर्यों ने किस नाम से पुकारा? ब्रह्मवर्त। ठीक है, यानी सरस्वती नदी का जो आसपास का क्षेत्र था उस पर अधिकार करने के बाद जो उन्होंने क्षेत्र था उसको क्या बोला? ब्रह्मवर्त। उस नाम से इसको उन्होंने पुकारा। इसके बाद पूर्वी राजस्थान और मथुरा की ओर बढ़े, जहाँ से गंगा यमुना नदी के मध्य प्रदेश को उन्होंने ब्रह्मर्षि देश कहा। कौन से प्रदेश को कहा? गंगा यमुना के मध्य प्रदेश को, गंगा यमुना के मध्य प्रदेश को क्या कहा उन्होंने? ब्रह्मर्षि देश। ब्रह्मर्षि देश से आगे बढ़ते हुए आर्य लोग प्रयाग, हिमालय, विंध्याचल के ओर फैल गए, और इस देश को उन्होंने मध्य देश कहा। मध्य देश, ये कौन सा एरिया था? प्रयाग, हिमाचल और विंध्याचल वाला एरिया। प्रयाग, हिमाचल एवं विंध्याचल। ठीक है, और कालांतर में वो आर्य बंगाल, बिहार तक फैल गए। इस प्रकार जो जितना ये सारा अधीन प्रदेश था वो सब कहलाया आर्यावर्त। ठीक है, बिहार और बंगाल के बाद सारा अधीन प्रदेश, सारा आर्यों के अधीन प्रदेश आर्यावर्त कहलाया। ठीक है, आगे समझ में? ये वाला एरिया सप्त सैंधव, फिर ब्रह्मावर्त भी कहलाता था ये। उसके अलावा जो ये वाला ब्रह्मर्षि देश और ये वाला मध्य और पूरा टोटल कहलाया आर्यावर्त। तो इस प्रकार उन्होंने अब पश्चिम में अफगानिस्तान से पूर्व में गंगा के पश्चिमी घाट और उत्तर में हिमाचल से दक्षिण में विंध्याचल पर्वतमाला तक आर्यों ने राजनीतिक विस्तार किया। यहाँ पर जितनी जो वैदिक काल था, इस समय अनेक रचनाएं, अनेक साहित्य का निर्माण किया गया था। इस वैदिक साहित्य के बारे में मैंने आपको जब
प्राचीन भारत के सोर्सेज बताए थे, उसके अंतर्गत मैंने आपको विस्तृत रूप में बताया था। तो वापस मैं रिपीट नहीं करूँगी उन सबको। आप जिन्होंने ये नहीं देखा है तो वो ये सारे चैप्टर्स प्राचीन भारत के स्रोत के अंतर्गत मेरा वीडियो देख लें। उसके बाद मैं अगला जो आप लोगों को पढ़ाऊँगी उसमें वो है वैदिक कालीन समाज। ठीक है बच्चों, वैदिक साहित्य जो पूरा है मैंने आप लोगों को प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के अंतर्गत विस्तृत रूप में बता दिया था। अब मैं आपको दोबारा रिपीट नहीं कर रही हूँ, तो आप लोग उसमें आप देख सकते हैं। अब वैदिक कालीन समाज के अंतर्गत सबसे पहला आता है परिवार। वैदिक साहित्य से पता चलता है कि उत्तर ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में आर्यों का सामाजिक जीवन काफ़ी व्यवस्थित था। समाज की जो मूल इकाई थी वो क्या थी? परिवार। परिवार कैसे थे? पितृसत्तात्मक। सबसे पहली विशेषता क्या थी? पितृसत्तात्मक। हमने जो हड़प्पा सभ्यता पढ़ी थी उसमें कौन सी विशेषता थी? मातृसत्तात्मक। लेकिन इसमें सबसे पहली विशेषता है पितृसत्तात्मक, यानी पिता परिवार का मुखिया होता था, उसे गृहपति कहा जाता था। पिता परिवार का मुखिया एवं गृहपति हो, समस्त अधिकार उसको प्राप्त थे, गृहपति कहलाता था। गृहपति के रूप में परिवार की समस्त संपत्ति पर उसका अधिकार होता था। सभी सदस्यों को उसके आदेशों का पालन करना पड़ता था। अगर कोई उसकी अवहेलना करते था, उसके आज्ञा की अवहेलना करता तो वह अपनी इच्छानुसार कठोर से कठोर दंड दे सकता था। तो परिवार वैसे साधारणतः परिवार के सदस्यों में आपस में स्नेह था, सौहार्द था। परिवार के मुखिया होने के नाते सभी सदस्यों का लालन पालन करना, विवाह करना, उनकी उन्नति का ध्यान रखना, शिक्षा दीक्षा का ध्यान रखना, ये सब कार्य किसका होता था? पिता का मुख्य कर्तव्य होता था। उसके अलावा पारिवारिक जनधन की रक्षा करने के लिए आवश्यक भौतिक साधनों का संचय करना, आध्यात्मिक उन्नति के लिए यज्ञ आदि संपादित करना, अतिथि सत्कार करना, ये सारे कार्य किसके होते थे? जो परिवार का मुखिया होता था। दूसरी मुख्य विशेषता थी संयुक्त परिवार प्रथा। संयुक्त परिवार प्रथा थी। माता पिता, भाई बहन, काका भतीजा, पुत्र पौत्र सभी सामूहिक रूप से रहते थे। इस जो संयुक्त परिवार प्रणाली है इसके विकास में दो तत्वों का प्रमुख योगदान रहा था। पहला था परिवार की संपत्ति और दूसरा सदस्यों की सुरक्षा। आजीविका के मुख्य साधन कृषि, पशुपालन, कुटीर उद्योग धंधे थे, जिसमें अधिक लोगों की आवश्यकता होती थी। तो सब आपस में मिलकर के ये कार्य संपादित करते थे। परिवार की संपत्ति पर पिता के सभी पुत्रों का समान अधिकार माना जाता था। ठीक है। ऋग्वेद काल में गोद लेने की प्रथा का विकास हो चुका था और जो गोद जो ली जाती थी वो अपने निकट संबंधी की, यानी पहले भाई की संतान को ही प्राथमिकता दी जाती थी। दूसरा आता है स्त्रियों का स्थान। परिवार में चाहे पुरुष मुख्य था, पितृसत्तात्मक प्रणाली थी, लेकिन उसके बावजूद भी वैदिक समाज में स्त्रियों को सम्मानित स्थान प्राप्त था। वे पति की अर्धांगिनी और गृह स्वामिनी मानी जाती थी। पति ही घर है, पत्नी ही घर है, पत्नी ही गृहस्थी है। पत्नी जहाँ स्त्रियों का सम्मान होता है वहीं देवताओं का निवास होता है, आदि प्रमाण हमें ऐसे देखने को मिलते हैं। स्त्रियों को यज्ञ करने में, धार्मिक उत्सव में स्वतंत्रता पूर्वक भाग लेने का पूरा अधिकार था। शिक्षा दीक्षा की पूरी व्यवस्था की जाती थी और वैदिक काल में हमें पर्दा प्रथा का भी कोई उल्लेख नहीं मिलता। हमें ऋग्वैदिक काल में घोषा, बहुत सारी स्त्रियाँ विदुषी स्त्रियाँ हुई हैं जिन्होंने ऋग्वैदिक ऋचाओं की रचना की है, जिसमें नाम मैं आप लोगों को बता रही हूँ। घोषा, अपाला, लोपामुद्रा, ये कई बार आप लोगों का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सिक्ता, श्रद्धा, ठीक है। ये ऐसे स्त्री परम विदुषी महिला हुई थी जिन्होंने वैदिक ऋचाओं की रचना की थी।
उपनिषद में भी हमें कई स्त्रियों का उल्लेख मिलता है। जनक की राजसभा में गार्गी ने याज्ञवल्क्य से वो किया था, शास्त्रार्थ किया था। मैत्रेयी भी एक बहुत परम विदुषी महिला रही ही है। तो इस प्रकार से हमें उत्तर वैदिक कालीन और वैदिक कालीन दोनों ही काल में विदुषी महिलाओं के उल्लेख मिलते हैं, तो जिससे स्पष्ट होता है कि कन्याओं की शिक्षा का पूरा प्रबंध किया जाता था। लेकिन बाद में उत्तर वैदिक काल में देखते हैं अंत में कि थोड़ा थोड़ा उन पर नियंत्रण चालू हो गया था और उनकी सामान्य जो स्थिति थी उसमें भी थोड़ा बहुत परिवर्तन आना शुरू हो गया था। लेकिन प्रारंभ में तो स्त्रियों के प्रति बहुत ही सामान्य स्थिति दिखाई गई है। एक हमें उल्लेख मिलता है कि पत्नी चाहे कैसी भी हो लेकिन उसको नहीं त्यागा जाएगा, यानी कि अगर पत्नी को कोई त्याग देता था तो उसके लिए कठोर दंड की व्यवस्था होती थी। इसके अलावा माता के पद को बहुत ऊंचा माना जाता था। माता को पिता और आचार्य से भी अधिक श्रेष्ठ माना जाता था। जैसा मैंने आपको बताया कि उत्तर वैदिक काल में स्थितियों की तुलना में गिरावट आना शुरू हो गई थी। इस काल में पुत्री का स्थान पुत्र से निम्न माना जाने लगा। पुत्र प्राप्ति की कामना की जाती थी, ईश्वर से पुत्र प्राप्ति की ही याचना की जाती थी और पुत्र प्राप्त होने पर कई तरह के उत्सव मनाए जाते थे। और जबकि अथर्ववेद में ऐसा उल्लेख मिलता है कि जब पुत्री का जन्म होता था तो खन्यता का उल्लेख मिलता है। और उसके अलावा अब राजनीतिक सभाओं में भी भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो इस तरह के कुछ प्रतिबंध हमें देखने को मिलते हैं जो उत्तर वैदिक काल में हमें दिखाई देते हैं। शतपथ ब्राह्मण में ये भी लिखा है कि पत्नी को पति से पहले खाना नहीं खाना चाहिए, पत्नी वही अच्छी होती है जो उत्तर नहीं देती है। तो इस तरह से इन सब चीज़ों से स्पष्ट होता है कि वैदिक काल के अंतिम दिनों में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आना शुरू हो गई थी। अगला है विवाह। वैदिक काल में विवाह एक पवित्र संस्कार माना जाता था। 16 प्रकार के संस्कारों का उल्लेख मिलता है जिसमें विवाह एक सबसे पवित्र संस्कार माना जाता था। विवाह के संस्कार के पश्चात ही व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। इस समय उसका जो प्रारंभिक ब्रह्मचार्य आश्रम होता था उसकी समाप्ति के पश्चात विवाह संस्कार संपन्न करने के बाद ही व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। आर्यों में पारिवारिक सुख समृद्धि और सुरक्षा, लौकिक एवं पारलौकिक शांति के लिए संतान उत्पत्ति की तीव्र कामना ने विवाह को अनिवार्य बना दिया था। इसके अलावा जो यज्ञ आदि कार्य होते थे उसमें भी पति पत्नी की दोनों की उपस्थिति आवश्यक थी। इस कारण भी विवाह एक अनिवार्य रूप बन गया था। ठीक है, तो विवाह करने से पहले दोनों ही पक्ष के लोग एक दूसरे की चारित्रिक, शारीरिक, सामाजिक स्थिति की जानकारी करते थे। ठीक है, वैदिक काल में तो हमें ऐसा शुरू के जो ऋग्वैदिक काल है उसमें हमें ऐसा उल्लेख मिलता है कि जो लड़की है उसको भी वर चुनने की स्वतंत्रता थी। लेकिन बाद में हमें कुछ ऐसा उल्लेख मिलता है कि पिता की सहमति से ही विवाह किया जाता था। विवाह का जब दिन निश्चित हो जाता था तो विवाह संपन्न होने के पश्चात बारातियों को आदर सत्कार दिया जाता था और विभिन्न प्रकार के आभूषण और उसके अलावा सामग्री पत्नी के साथ दी जाती थी। विवाह जब संस्कार प्रारंभ होता था तो वर वधू का हाथ पकड़कर अग्नि की परिक्रमा करता था और अग्नि की पूरी परिक्रमा और पाणिग्रह संस्कार हो जाने के पश्चात ही वर वधू पति पत्नी बनते थे। तो इस अवसर पर उसके सुख सौहार्दपूर्ण जीवन काल के लिए प्रार्थना शुभकामनाएं दी जाती थी। ऋग्वैदिक काल में भाई बहन पिता पुत्री में वैवाहिक संबंध नहीं हो सकता था। उत्तर वैदिक काल में तो और भी अधिक प्रतिबंध लगा दिए गए थे। बाद में तो 3 या 4 पीढ़ी तक रक्त संबंधित लड़के लड़की आपस में विवाह नहीं कर सकते थे, यानी कि सपिंड, सगोत्र, सप्रवर विवाहों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग गया था। वैदिक काल में सजातीय विवाह हुआ करते थे। ऋग्वैदिक काल में हमें अंतरजातीय विवाहों का भी उल्लेख मिलता है जिनमें अनुलोम और प्रतिलोम। कौन से हैं? अनुलोम एवं प्रतिलोम, ये 2 प्रकार के विवाह का भी हमें उल्लेख मिलता है। अनुलोम विवाह के अंतर्गत क्या होता था, जो लड़का है वो उच्च जाति का होता था और लड़की उससे थोड़ी निम्न जाति की होती थी। और प्रतिलोम में लड़की उच्च जाति की होती थी और लड़का उसे
थोड़ा निम्न होता था। जैसे मानो इसमें ब्राह्मण लड़का है, लड़की क्षत्रिय है, और यहाँ लड़की ब्राह्मण है और लड़का क्षत्रिय है प्रतिलोम के अंतर्गत। तो इस प्रकार का उल्लेख मिलता है। ये 2 प्रकार के विवाह में देखने को मिलते हैं। उसके अलावा ऋग्वैदिक काल में बाल विवाह का उल्लेख नहीं मिलता। बाल विवाह का उल्लेख नहीं मिलता है ऋग्वैदिक काल के अंतर्गत। उत्तर वैदिक काल में भी बाल विवाह का उल्लेख नहीं मिलता है, कोई प्रचलन नहीं था। सामान्यतः एक ही स्त्री रखने की परंपरा थी, लेकिन राजा, ऋषि और संपन्न लोग उत्तर वैदिक काल में एक से अधिक पत्नियां रखने लग गए थे। इस तरह का हमें उल्लेख मिलता है। वैदिक काल में विधवा स्त्री को पुनर्विवाह करने का अधिकार था या नहीं, इस विषय पर सही निर्णय नहीं मिलता। लेकिन आर्य में पुत्र प्राप्ति की कामना बहुत तीव्र थी, तो इसके लिए वह स्त्री अगर मान लो विधवा है तो अपने निकट संबंधी के साथ नियोग के द्वारा पुत्र प्राप्ति कर सकती थी। इस तरह का हमें उल्लेख मिलता है, यानी नियोग प्रथा द्वारा पुत्र प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति का उल्लेख मिलता है, लेकिन विधवा का पुनर्विवाह का हमें उल्लेख नहीं मिला। सती प्रथा का भी उस समय प्रचलन नहीं था। सती प्रथा का कोई भी साक्ष्य हमें देखने को नहीं मिलता है। और अगला है वर्ण व्यवस्था। सती प्रथा का उल्लेख नहीं मिलता। वर्ण व्यवस्था। जैसे ही भारत में आर्यों का आगमन हुआ, भारत में 2 प्रकार के वर्ग, प्रारंभ में हमें 2 वर्ग दिखाई देते हैं। 2 वर्ग कौन सा है? आर्य एवं दास, जिसको अनार्य शब्द भी उन्होंने घोषित किया है। आर्य एवं अनार्य। आर्य वो जो जीत गए थे, अनार्य वो जो हार गए थे, यानी विजेता होने का ये उल्लेख करता है। दूसरा पराजित का उल्लेख करता है, यानी कि शासक और शासित। दूसरा कारण रंग भेद का भी था। आर्य लोग गौर वर्ण के थे, अनार्य लोग कृष्ण वर्ण के थे। ठीक है, तो इस तरह का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। शारीरिक बनावट के आधार पर भी, शासक और शासित के आधार पर भी, धार्मिक और सांस्कृतिक विचारों की भिन्नता के आधार पर भी हमें इस तरह का उल्लेख देखने को मिलता है। लेकिन वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति कब हुई, कैसे हुई, इस संदर्भ में बहुत विवादास्पद है। लेकिन इसका सबसे पहला उल्लेख वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। इसका सबसे पहला उल्लेख, जिसमें कहा गया है कि विराट पुरुष के मुख से 4 वर्णों की, विराट पुरुष से 4 वर्णों की उत्पत्ति हुई है। पहला वर्ण है ब्राह्मण, यानी कि विराट पुरुष के मुख से किसकी उत्पत्ति हुई है? ब्राह्मण की। दूसरा है क्षत्रिय, हाथों से जो भुजाएं हैं उनसे क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई है। और तीसरा है वैश्य, उदर से, विराट पुरुष के उदर से किसकी उत्पत्ति हुई है? वैश्य की। और जो चौथा वर्ण है शूद्र, पैरों से जहाँ उसकी उत्पत्ति, ये 4 वर्णों की उत्पत्ति हुई है। तो इन 4 वर्णों का उल्लेख हमें मिलता है। प्रारंभ में जो ये वर्ण व्यवस्था है पूरी तरह से यह कर्मों पर आधारित थी, जन पर आधारित नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे हम देखते हैं कि यह व्यवस्था कर्म पर आधारित न होकर जन पर आधारित हो गई थी, और समाज को व्यवस्थित करने के लिए इस वर्ण व्यवस्था का जन्म हुआ था। आगे जो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी राज व्यवस्था के बारे में, वो मैं आप लोगों को अगले वीडियो में पढ़ाऊंगी।
धन्यवाद।